स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। इस वक्त जो बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आ सकते हैं दिल्ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली आ सकते हैं। शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए हो सकते हैं रवाना। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है। तो उत्तराखंड के विकास और जो तमाम वादे किए गए हैं, जनता से उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का वादा किया गया था। और इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। कई मंत्रियों से उनकी आज मुलाकात हो सकती है। तो शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए हो सकते हैं रवाना। और आज कई मंत्रियों से, दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात आज संभव है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली आ सकते हैं। जो खबर इस वक्त हम लोग के पास आई है, शाम 5 बजे वो देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और देर रात तक कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात है। उत्तराखंड के विकास और हर वो वादे को कैसे पूरा किया जाए, जिसे बाकायदा उत्तराखंड में जो घोषणा पत्र किया गया था बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ उत्तराखंड के विकास की जहां भी ज़रूरत है उसमें केंद्र सरकार की एक बड़ी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी मामले को लेकर आज वो दिल्ली आकर कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आज शाम 5 बजे देहरादून से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आएंगे। सौरभ भाटिया हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 5 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। राज्य के तमाम विकास योजनाएं जिन पर जो है मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आज जो है कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के बाद राज्य की अधर में लटकी हुई तमाम योजनाओं को आज पूरा करने को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो योजना है वो राज्य को जल्दी उसके लिए बजट उपलब्ध हो पाएगा। जी, क्या पूरी तरह से खबर कंफर्म हो चुकी है कि वो आ रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल, देखिए खबर कंफर्म हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जो है ठीक 5 बजे यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। वहां पर जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसमें अगर कहा जाए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, इसके साथ ही नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो है धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात की जो बात सामने आ रही है उनसे मुलाकात करेंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात करें। तो ऐसे जो तमाम मंत्रियों से जो है केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके बाद जो तमाम जो योजना है उत्तराखंड में अधर में अटकी हुई है उन योजनाओं पर बातचीत होगी। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस पर जो है बजट और जो है केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद उनको हरी झंडी मिल जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि खबर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। शाम 5 बजे के आसपास, करीब शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ आने के बाद कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। कई योजनाएं जो कि अधर में लटकी हुई हैं, कई वादे जो किए गए बीजेपी चुनाव प्रचार के दरमियान और अपने घोषणा पत्र में, उन वादों पर कैसे खरा उतरा जाए। और साथ ही केंद्र सरकार ने बाकायदा बड़ी मदद की पेशकश हमेशा से केंद्र सरकार की तरफ से होती रही है। और इसी मामले में आज कई केंद्रीय मंत्रियों से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात के सरकारी डॉक्टर और प्रोफेसर आज से फिर से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। सूरत, न्यू सिविल, राजकोट, गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात के सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रोफेसर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक कर रहे हैं। ग्रेड पे वेतन समेत अलग अलग मुद्दों पर स्ट्राइक हो रही है। डॉक्टरों की स्ट्राइक से कई सेवाएं बाधित हो रही हैं। हड़ताल का अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के प्रमाणन और योजना सर्जरी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तो ग्रेड पे वेतन समेत कई मुद्दों पर स्ट्राइक करने का ऐलान किया गया है। तो गुजरात में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर प्रोफेसर रहेंगे। ग्रेड पे वेतन समेत कई मुद्दों पर उनकी हड़ताल हो रही है। और स्ट्राइक होने की वजह से, हड़ताल होने की वजह से
आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इसके लिए कितनी तैयारी कर रखी है, क्या इनकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, या फिर समय से पहले इन हड़ताली जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हें उनकी मांग पर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे। संजय दवे हमारे सहयोगी और अपडेट करें। संजय, ये तो आम आदमी के लिए बहुत ही परेशानी की बात है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से। आम जनता तो बेहाल हो जाएगी। बिल्कुल शंकर, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर, जिस प्रकार से सरकार के सामने, जिस प्रकार से जो एक आंदोलन का जो मूवमेंट की तरह एक डॉक्टर्स यानी जो जिस प्रकार से अपने पेशे के कारण जो एजुकेटेड वर्ग और जिसको भगवान समझते हैं लोग, आज उसी ने इस प्रकार से मरीजों की हालत कर दी है, जिस प्रकार से देखकर दया आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने बैठकर उनकी बात रखी जा सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से पूरे गुजरात के अंदर से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट के सभी डॉक्टर्स ने आज जो स्ट्राइक कर दी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल भी है और चर्चा का विषय है। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको जिस प्रकार से जो आश्वासन दिया है या जिस प्रकार से बात हुई है, या तो उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जी, तो क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो भरोसा दिया गया है, उस भरोसे पर डॉक्टर्स बहुत कायम नहीं हैं? उन्हें लग रहा है कि सरकार किसी न किसी तरीके से उनकी मांग पर बहुत सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो पूर्व होम आरोग्य मंत्री थे जो गुजरात के, नितिन पटेल, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके बाद जो अभी ऋषिकेश पटेल है जो आरोग्य मंत्री, लेकिन जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से अभी तक आज की तारीख में किसी ने कोई अभी तक ऐसा अनुमान सिर्फ लगा रहे हैं कि हमारी मांग है ये पूरी कर दो, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसकी बात कोई सामने नहीं ला रहा। लेकिन जिस प्रकार से एक साथ 10,000 डॉक्टर और उसके साथ साथ जो मेडिकल प्रोफेसर जो आज स्ट्राइक पर है, कहीं ना कहीं उसके कारण मरीजों की हालत बहुत ही दयनीय है। चलिए ठीक है संजय दवे, इस खबर पर लेकिन आप नज़र बनाकर रखें। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चिराग पासवान का बीते दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर आज चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हमने क्या गलत कहा है जो मैं ऑडियो में बोल रहा हूं, मैं वो वीडियो में ही बोल रहा हूं, आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को घर से बाहर फेंका गया, इतना ही नहीं, हमें घर से बाहर जिस तरीके से निकाला गया, ये गलत है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र में जो हमारे पिता के दम पर मंत्री बने हुए हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। खोए हुए स्वाभिमान गौरव की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा कसूर बस इतना ही है ना। और इस कसूर का परिणाम, इस कसूर के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ते हैं आप, मेरी पार्टी को तोड़ते हैं आप, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं आप, मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं, मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। भाई इतना डर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से क्यों? बहरहाल, जहां मैं एक तरफ मैं निंदा करता हूं इस घटना की, वहीं दूसरी तरफ मैं आश्वस्त हूं कि न सिर्फ छतरी यादव बल्कि तमाम 6 प्रत्याशी जो हम लोग के चुनाव लड़। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब घंटे भर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद श्याम रजक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम चिराग पासवान से मिलने के लिए आए थे, उनसे हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थितियां चिराग पासवान के साथ दिल्ली में हुई वो गलत है, जिस तरीके से अपमान किया गया वो गलत है। चिराग पासवान की तस्वीर को फेंका गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में दोनों युवा नेता एक साथ हो सकते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि समय आने पर सब चीज़ें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो चिराग पासवान से मिलने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि ये किस तरह की मुलाकात है, तो उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक संबंध है, लेकिन जो कुछ हुआ चिराग पासवान के साथ दिल्ली में वो गलत है। और क्या आरजेडी और एलजेपी एक साथ हो सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि समय आने पर पूरी तरह से चीज़ें साफ हो पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात
सिपाहियों पर रविवार की शाम धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर गोरखनाथ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है। दरअसल रविवार की देर शाम धारदार हथियार लेकर एक सिरफिरे ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। आरोपी अहमद मुर्तजा ने ताबड़तोड़ वार कर 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 10 मिनट तक वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों से जूझता रहा। लोगों की मदद से सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को धर दबोचा। इस दौरान वो भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसका एक साथी भी था जो भाग निकला। घटना की जानकारी पाते ही गोरखनाथ क्षेत्राधिकारी रत्नेश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल पीएसी जवान गोपाल गौड़ और अनिल पासवान को तत्काल गोरखनाथ चिकित्सालय में पहुंचाया। दोनों जवानों का इलाज वहां पर चल रहा है। आज शाम करीब 7 बजे मंदिर के जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है, वहाँ पर हमारे 2 पीएसी के जवान ड्यूटी पे थे। उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है। हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है, जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी है उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है। ऐसे पीएससी वाले सब कल बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटा था, वो उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। तुरंत वहाँ से कावल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़ आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए, गिर गए। वहाँ पर गिरने के बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। क्यों मारा, क्या वजह थी? सर वजह तो हमको भी नहीं मालूम है, कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था लोग? वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ? ये मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। प्रियम, क्या लग रहा है इस मामले को जहां एटीएस को सौंपा गया है, टेरर एंगल से इसकी जांच होगी, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो आरोपी था उसको तुरंत मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। जो आरोपी है मोहम्मद मुर्तजा, उससे जो है उसके लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल और उसके पास से जो है मुंबई जाने का टिकट जो है वो बरामद हुआ है। मूल रूप से वो मुंबई का ही रहने वाला था, लेकिन अभी 2 साल पहले वो गोरखपुर आ गया था। तो इन सभी चीज़ों की जो है इस बिंदु की जो है इसमें जांच की जा रही है। एटीएस अपने स्तर से जांच कर रही है। सभी पहलू को देखा जा रहा है कि इसका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्या वजह थी। चूँकि गोरखनाथ मंदिर है उसी में सीएम का आवास भी है योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसे में इसलिए वहाँ पर इस तरह की घटना होना काफ़ी संगीन मामला हो जाता है और इस बात को जो संबंधित हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बखूबी जानते हैं और इसलिए तुरंत मामले में हड़कंप में आए पूरे अधिकारी, आला अधिकारी जो हैं और उन्होंने इस पूरे मामले की जो है वो जांच अब एटीएस को सौंपी है। एटीएस हर तरीके से इस पूरे बिंदु को, इस पूरे केस को देख रही है। जो आरोपी है उसके फ़ोन कॉल्स को देखा जा रहा है, इंटरनेट की जो हिस्ट्री रही है, उसकी सर्च हिस्ट्री रही है, उसको देखा जा रहा है, कहाँ पे रहा, सोशल मीडिया के जरिए वो किन किन के संपर्क में रहा है। इन सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। सभी क्या कनेक्शंस हो सकते हैं उसके किसी औरों के साथ में, इन सभी चीज़ों देखा जाए। गोरखनाथ मंदिर पर आप देखें तो इससे पहले भी जो हमले हैं वो हो चुके हैं। 2010 में एक हमला हुआ था, हालांकि वो जरूर दीपावली वाला ही बम निकला था, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई थी। इससे पहले भी कई बार आतंकी घटनाएं जो हैं वो गोरखपुर में हो चुकी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी पहलुओं की बारीकी के साथ में जाँच की जा रही है। जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया है उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ की जा रही है। प्रियम, जैसा कि आपने कहा कि मुंबई का वो रहने वाला है, पिछले 2 साल पहले वो गोरखपुर आया था। गोरखपुर किस लिए आया था? क्या वो गोरखपुर उसका नेटिव गोरखपुर का है क्या उसका?
देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं अभी जांच का है विषय है कि क्या वजह थी कि वो गोरखपुर आया, कहाँ का रहने वाला था, मुंबई में क्या काम थे उसके, गोरखपुर आया तो क्यों आया था, किसके साथ रहता था और कौन कौन फैमिली में उसके साथ में थे, उसके साथ में संपर्क में कौन लोग थे, क्या वजह रही कि उसने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है, क्या वो कोई मानसिक रूप से ग्रसित है या किसी संगठन के संपर्क में है जो आतंकी घटनाओं या इस तरह की घटनाओं के लिए प्रेरित करता है। इन सभी चीज़ों की फिलहाल एटीएस अभी जांच कर रही है। देखना होगा जब एटीएस ब्रीफ करेगी कि उसमें क्या कुछ मामले सामने निकल कर आए हैं तो उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं। चलिए बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन खबर पर आप नज़र बनाए रखें, क्या कुछ कनेक्शन निकल कर आ पाता है इस आरोपी का, इस बात को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो गोरखपुर मंदिर पर आतंकियों के निशाने पर पहले भी रहा है। 12 साल बाद गोरखनाथ मंदिर में हुई कोई आपराधिक घटना, इससे पहले इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। 2010 में मंदिर परिसर में एक विस्फोट किया गया था, वैसे बहुत बड़ा विस्फोट नहीं था, भीम सरोवर के पास इस विस्फोट को अंजाम दिया गया था। तो आतंकियों के निशाने पर इससे पहले भी गोरखनाथ मंदिर रहा है और आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में तैनात 2 सिपाहियों पर जो हमला किया गया, इससे कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। 1993 में मेनका टॉकीज़ में बम ब्लास्ट हुआ था, तो किस तरह से मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों पर आतंकी घटनाएं होती रहीं। 2007 में शहर के सबसे व्यस्त गोलघर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। जो आरोपी है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसका नाम है मोहम्मद मुर्तजा, जो कि मुंबई में कुछ काम किया करता था। 2 साल पहले गोरखपुर आया था और गोरखपुर के सिविल लाइंस का रहने वाला बताया जा रहा है। वैसे और भी कई जानकारी इस आरोपी के बारे में खंगालने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद मुर्तजा जो कि केमिकल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आतंक की राह पर निकल पड़ा है। IIT बॉम्बे से की है पढ़ाई। देखिए इस आरोपी का कितना बेहतरीन प्रोफाइल है, लेकिन पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहता था। लेकिन 2 साल पहले गोरखपुर क्यों आया, गोरखपुर आकर के इस तरह के हमले को अंजाम क्यों दिया, क्या किसी आतंकवादी संगठन से इसका कोई कनेक्शन है। अक्टूबर 2020 में गोरखपुर आ गया था। इन तमाम चीज़ों को एटीएस पूरी तरह से खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस को हमलावर के पास से एक लैपटॉप और पैन कार्ड भी मिला है। चले बढ़ते हैं आगे। एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी मतदान किया। वोट देकर निकले सीएम नीतीश कुमार एमएलसी चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखे और कहा कि हमने भी वोट दे दिया है। राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम भी आश्चर्यचकित हैं, कुछ भी छापते रहते हैं लोग। उनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। सर एक बात है सर, राष्ट्रवाद के विषय को लेकर सर बात हो रही है सर, आपने भी इच्छा जाहिर की है सर, कंफ्यूजन है। ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त है। 24 सीटों पर सर चुनाव हो रहा है सर, विपक्ष भी कह रही है बहुत मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। बॉलीवुड में आजकल बायोपिक का जमाना है। हर सफल और चर्चित शख्सियत पर बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। एक ऐसी फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर बन रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल के शेर सिंह राणा का अभिनय निभाने की चर्चाएं जोरों पर है। निर्माता विनोद भानुशाली और निर्देशक नारायण सिंह की जोड़ी ने चर्चित शेर सिंह राणा के जीवन पर बायोपिक की घोषणा की है। शेर सिंह राणा पर बन रही फिल्म और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर शेर सिंह राणा से विस्तृत चर्चा की हमारे सहयोगी विकास चौहान ने, जो कि शेर सिंह राणा की भूमिका में नजर आए हैं। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक का दौर चल रहा है और आज हम एक विशेष आदमी के ऊपर बन रही बायोपिक के लिए बात करने आए हैं। वो नाम जो केवल अपने नाम से ही काफ़ी है, शक्ल की उसको ज़रूरत नहीं है। नाम है शेर सिंह राणा। उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ खास बातें करेंगे जो अभी तक शायद किसी ने नहीं सुनी होंगी। तो हमारे साथ
इस समय मौजूद हैं शेर सिंह राणा। सबसे पहले आपका इंडिया वॉइस में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम और उनका भी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपके ऊपर बायोपिक बन रही है। एक लंबा दौर, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे अफ़गानिस्तान जाना हो, किस तरह की घटनाक्रम रहे, किस तरह से नाम आया और क्या रहा इस बीच? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जीवन जो है वो मुख्य रूप से वो 3-4 घटनाक्रमों में, मुख्य घटनाक्रमों में बटा हुआ है। फूलन देवी केस में नाम आना, जेल एस्केपिंग होना, अफ़गानिस्तान जाना और वहाँ से अपने आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लेकर आना। तो इससे रिगार्डिंग मैंने एक किताब लिखी थी जब मैं जेल में था, जिसका नाम है तिहाड़ से काबुल कंधार तक जेल डायरी। तो इसको हार्पर कॉलिन्स और इंडिया टुडे ने पब्लिश किया और ये बेस्ट सेलर बुक है। तो इसी बुक पर ही ये फिल्म जो है वो बनने जा रही है। स्क्रिप्ट जो है वो उसी आधार पर, उस बुक के आधार पर ही ली गई है। फूलन वाले केस में जब नाम आया तो मैं ग्रेजुएशन में था। फूलन केस के कारण मुझे अपने जीवन के 15.5 साल देने पड़े। करीब 13.5 साल जेल में रहा। 2-2.5 सवा 2 साल जो है वो जेल एस्केप होकर अफ़गानिस्तान गया। तो इस दौरान पिता की भी मृत्यु हुई और भी अनेक कष्ट हुए। इस दौरान ज़मीनें बिक गई परिवार की, तो कष्ट भी देखे। और मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग मतलब अभी भी परेशान होते रहते हैं। तो देखिए, उस केस से कोई लेना देना है या नहीं है, ये तो हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट है वही तय करने का अधिकार है और वही तय करेंगी। लेकिन उनकी बहन ने, उनके परिवार ने हमेशा ये कहा कि शेर सिंह राणा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर अस्पताल में व्यवस्था की पोल खुल रही है। जिला अस्पताल होने के बाद भी मोबाइल की रोशनी में सड़क दुर्घटनाओं में की वजह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की माने तो दिन भर गर्मी से बेड पर छटपटाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई सुध नहीं ली। वहीं 2 इमरजेंसी मरीज आए थे, उसका इलाज करने के लिए परिवार वालों का मोबाइल ही सहारा बना। अस्पताल में मरीजों के रहने के लिए रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग ने 2 दिन मेंटेनेंस को लेकर सभी विभाग को सप्लाई में कटौती करने की सूचना दी गई थी, लेकिन सदर अस्पताल प्रबंधन इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका। सदर अस्पताल अंधेरा है, क्यों? अस्पताल अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है। कब से? सवेरे 8 बजे से। अंधेरे में सब मरीज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इलाज हो रहा है। कितने पेशेंट इमरजेंसी अभी आया, जो सीरियस पेशेंट आया? लगभग 3। अंधेरे में सबका इलाज हो गई है। कैसे अंधेरा में कैसे हो रहा? मोबाइल जला के, टॉर्च जला करके, मोबाइल जला करके। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया वॉइस।